नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में रीजनल प्लानिंग का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और इसमें भी अपन थिंकर्स ही डिस्कस करेंगे, इंडिया वाले कंप्लीट करेंगे। और इससे भी पहले अपन ने थिंकर डिस्कस किए हैं, इसमें थिंकर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है तो अपने लिए ये ज़रूरी है। और आज की क्लास में हम सस्टेनेबल सिटी को देखेंगे, ग्रीन सिटी क्या होती है, इस प्रकार से काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम इंडिया के जो 2000 थिंकर्स रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे और फिर अपन जो सिटीज़ की डेफिनेशन है अलग अलग वो देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है एम.बी. पिठावाला। एम.बी. पिठावाला का अध्ययन क्षेत्र है सिंधु नदी बेसिन और इनकी बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीज़न है उस पर बेस्ड इनकी बुक्स हैं। ए फिजिकल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ सिंध, एन इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान 1948, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ सिंध 1986, एन इंट्रोडक्शन टू कश्मीर, इट्स जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। अब इसको कैसे याद रखेंगे वो सुनिए आप कि जब पाकिस्तान से सिंध की हिस्ट्री और जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी पूछी गई तो इंट्रोडक्शन में ही पेट दिखा के भाग गया। इस प्रकार से इसको याद रख लेंगे। जब पाकिस्तान से सिंध की हिस्ट्री और कश्मीर की ज्योग्राफी पूछी तो इंट्रोडक्शन में ही पेट दिखा के भाग गया, तो पेट दिखा के भाग गया से पीठावाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन एस.पी. चटर्जी। एस.पी. चटर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है और मेघालय राज्य, जिसका अर्थ होता है मेघों का घर, मेघ प्लस आले से बना है, मेघ प्लस आले मेघों का घर, तो इसका नामकरण किया है एस.पी. चटर्जी ने। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से राज्य का नामकरण एस.पी. चटर्जी द्वारा किया गया है। इनकी बुक्स देखते हैं। ज्योग्राफी एंड अप्लाइड कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी में इनका वर्क है, 2003 में आई ये बुक। नेक्स्ट है प्रोग्रेस ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया 1964 से 1968, ये है एस.पी. चटर्जी की इंपॉर्टेंट बुक है। इंडियन क्लाइमेटोलॉजी में भी इनका वर्क है और नेशनल एटलस ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको ध्यान रखना है। डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है अपने को। नेशनल एटलस ऑफ इंडिया, इंडियन क्लाइमेटोलॉजी, प्रोग्रेस ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया, ज्योग्राफी एंड अप्लाइड कार्टोग्राफी, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं पी. पद्मनाभन। पी. पद्मनाभन रीजनल प्लानर हैं। प्रादेशिक असमानताओं पर वर्क है इनका, पुस्तक है इनकी प्रादेशिक असमानताओं पर ही विकास पर पुस्तक है, रीजनल डिस्पैरिटीज एंड डेवलपमेंट, किस प्रकार किसी प्रदेश में असमानताएं हैं बहुत ज़्यादा और फिर उसका विकास करें अपन, तो उस पर इनकी बुक है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अशोक मित्रा। अशोक मित्रा 1928 से 2018 का समय है। भारतीय मार्क्सवादी अर्थशास्त्री हैं ये पूंजीवाद के विरोधी और जो श्रमिक नीति है उनके समर्थक हैं, मार्क्सवादी नीति के विचारक हैं। योगदान है 1961 की जनगणना में भारतीय कस्बों के प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। प्रकार्यात्मक वर्गीकरण क्या होता है कि कार्य के आधार पर वर्गीकरण, कार्य के आधार पर, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, किस प्रकार से कार्य के आधार पर वर्गीकरण होता है, प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं अपन इसको, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में त्रिआधारी आरेख, टर्शरी डायग्राम पर कार्य किया, ये इंपॉर्टेंट है। टर्शरी डायग्राम जो है वो किसका है, तो अशोक मित्रा त्रय से अपन याद रख सकते हैं, त्रा और त्रि दोनों सेम से हैं, तो त्रिआधारी आरेख ऐसे याद रख सकते हैं अपन इनको। फिर अपन पॉपुलेशन ज्योग्राफी देखेंगे तब एक बार फिर इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में अपन। तो यहाँ अपन को 1961 की जनगणना में इनका वर्क है और ये बंगाली है, जैसे पूर्वी बंगाल में ढाका में इनका जन्म हुआ था, इनसे रिलेटेड एक स्लाइड भी इंक्लूड करी हुई है, इसमें देखते हैं अपन। अशोक मित्रा मार्क्सिस्ट अर्थशास्त्री हैं, ढाका में इनका जन्म हुआ है, ढाका ईस्ट बंगाल ब्रिटिश राज में, और 2018 में इनका निधन हो गया। सिटीजनशिप है इंडिया की इनके पास और इनको एक अवार्ड मिला है साहित्य अकादमी अवार्ड, तो ये भी पूछा जा सकता है, साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इंडिया के ऑलमोस्ट अपने कंप्लीट हो गए। इसके अलावा भी कोई आएगा तो अपन उनको क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बाद अपन देखते हैं मेन जो सिटी है, जैसे इको सिटी कंसेप्ट है वो किसने दिया हुआ है, और इस प्रकार से देखते हैं अपन। इको सिटी कंसेप्ट ये है सबसे पहले। इको सिटी क्या होती है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे किसने ये शब्द दिया है, किसका वर्क है इस पे रिलेटेड। रिचर्ड रजिस्टर ने एक पुस्तक लिखी है इको सिटी बर्कले, बिल्डिंग सिटीज़ फॉर ए हेल्दी फ्यूचर 1987। तो ये इको सिटी बर्कले इतना भी लिखा सकता है और ये भी लिखा सकता है बिल्डिंग सिटीज़ फॉर ए हेल्दी फ्यूचर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इको सिटी, पारिस्थितिकी शहर, एक शहर जो पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ है, ग्रीनरी है उसमें, और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, बायोमास एनर्जी हो गई, तो ये सब उसमें यूज किया जाता है। और 1987 में ये कंसेप्ट दिया गया है कि वर्तमान में जो शहर हैं उनको इस प्रकार से अपन विकसित करें, या फिर जो नए शहर बनाएं उनको इस प्रकार से शहर विकसित करें कि वो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो ये शब्द दिया इन्होंने इको सिटी शब्द दिया है इस बुक में, इको सिटी बर्कले, बिल्डिंग सिटीज़ फॉर ए हेल्दी फ्यूचर। और इनकी पत्रिका भी है, ये भी पूछी जा सकती है। इनकी पत्रिका है अर्बन इकोलॉजी 1987 और समाचार पत्र हैं, 2 समाचार पत्र हैं,
द सस्टेनेबल एक्टिविस्ट, अर्बन इकोलॉजिस्ट। तो इकोलॉजी नाम आते ही आपको ये रिचर्ड रजिस्टर है, ये जरूर याद आनी चाहिए। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। 1992 में रिचर्ड रजिस्टर ने एक एनजीओ, गैर लाभकारी संगठन एनजीओ की स्थापना करी, इकोसिटी बिल्डर्स, जिसमें क्या, इस इकोसिटी बिल्डर ने एक EWS समिट का आयोजन कराता है। ये द्विवार्षिक एक होता है, द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित कराता है। इसकी भी एक संस्था है और फिर ये समिट कराते हैं। ये डायरेक्ट ये नहीं कराते, एक संस्था है वो ये जो सम्मेलन है वो आयोजित कराती है, EWS इकोसिटी वर्ल्ड समिट। और ये प्रमुख जो वर्ल्ड समिट है ये कहाँ कहाँ हुई है इनको अपन देख लेते हैं। भारत में कौन सी हुई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो 2006 में भारत में हुई थी, बेंगलोर में, इकोसिटी से रिलेटेड सम्मेलन। और सबसे पहली जो है वो एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया एडिलेड जो है इंपॉर्टेंट लोकेशन है, आप इसकी देख सकते हो। एनकाउंटर की खाड़ी है, सेंट विंसेंट की खाड़ी है, वहाँ एडिलेड की लोकेशन देख सकते हो आप। नेक्स्ट है शेंजन, 2002 में यहाँ हुई थी, चीन में। 2017 में जो लास्ट है वो मेलबर्न में हुई थी। 2006 भारत वाली अपने को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं जीरो कार्बन सिटी। जीरो कार्बन सिटी नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कार्बन एमिशन है या ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है, उत्सर्जन है, CO2 का उत्सर्जन जीरो है, ग्रीन हाउस गैसेज है उनका एमिशन है वो जीरो है, या फिर ये जीरो की तरफ अग्रसर है। ये जो शहर है ये कार्बन एमिशन को बढ़ावा नहीं देते। अब अपन इसको कैसे ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है, नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा जो है उस पर ये निर्भर है शहर। और शून्य कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि प्रति व्यक्ति भी निकाल सकते हैं इसको, प्रति व्यक्ति भी निकाल सकते हैं और प्रति औद्योगिक इकाई भी निकाल सकते हैं। प्रति औद्योगिक इकाई कार्बन एमिशन की जो मात्रा है उसको क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन की जो मात्रा है उसको बोलेंगे अपन कार्बन फुटप्रिंट। और ये किस में मापा जाता है, CO2 की प्रति ग्राम मात्रा में मापा जाता है। CO2 की प्रति ग्राम मात्रा में मापा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है आपको ध्यान में रखना है, ग्राम मात्रा में मापन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट देखते हैं अपन कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन ट्रेडिंग का भी नाम सुना होगा आपने, कार्बन ट्रेडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनको अपन सब जब बायोज्योग्राफी पढ़ेंगे या इन्वायरमेंटल इकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे सबको। नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है वो शून्य करता है। और जो शून्य कार्बन शहर बनाने के लिए प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप का मतलब एक सैंपल सिटी बोल सकते हैं अपन, सैंपल सिटी या अग्रसर हैं जो, तो उसमें नाम आता है मसदर, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक सिटी है मसदर सिटी, डोंगटन सिटी चीन और मलक्का मलेशिया। इसमें एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2014 में इसको जीरो कार्बन सिटी बनाने के लिए मलक्का को। तो इस प्रकार से अपन ने जीरो कार्बन सिटी देख ली। और इनमें जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो बेसिकली 80% जो एनर्जी इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सौर ऊर्जा से है। 80% ऊर्जा सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा प्लस बायोमास, बायो एनर्जी, इस प्रकार से पवन ऊर्जा भी कह सकते हैं। पवन ऊर्जा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनसे एनर्जी प्राप्त की जाती है। और जो रूफ, ग्रीन रूफ जो है उसका कंसेप्ट पाया जाता है, ग्रीन रूफ, ग्रीनरी पाई जाती है छतों पे भी। इस प्रकार से इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं। ऊर्जा दक्ष होते हैं ये शहर, ऊर्जा दक्ष होते हैं, ऊर्जा दक्ष शहर हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, जीरो कार्बन सिटी के बाद है सस्टेनेबल सिटी। सस्टेनेबल सिटी SE शुमुलेन का कंसेप्ट है। सस्टेनेबल सिटी में अपन सबसे पहले तो सस्टेनेबल का मतलब देखते हैं। सस्टेनेबल का मतलब है सतत या संधारणीय विकास। सतत या संधारणीय विकास की संकल्पना है वो सबसे पहले कहाँ से आई वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो अपन ये नाम देखते हैं, सस्टेनेबल जो वर्ड है, सस्टेनेबल या सतत विकास या सतत जो नाम है, सतत विकास की अवधारणा है या शब्द है, सबसे पहले ये 1980 में आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज आप इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले 1980 में आया था। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की एक रिपोर्ट थी, विश्व संरक्षण की, IUCN की एक रिपोर्ट थी विश्व संरक्षण की, उसमें दिया था ये शब्द। विश्व संरक्षण की रिपोर्ट में IUCN ने दिया है विश्व संरक्षण रणनीति, इस रिपोर्ट में ये शब्द दिया 1980 में। फिर इसके बाद 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी WECD द्वारा। WECD इसका मतलब होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट कमीशन फॉर डेवलपमेंट। तो इसके द्वारा कमीशन डेवलपमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें हमारा साझा भविष्य नाम से, हमारा साझा भविष्य और ये गैरो हर्लेंस के द्वारा प्रस्तुत की गई। इस WECD की अध्यक्ष थी, WECD की अध्यक्ष गैरो हर्लेंस के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ये 1987 में जो अवधारणा सतत विकास शब्द तो आया 1980 में और अवधारणा आई है 1987 में हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में।
और गैरो हर्लेंस द्वारा प्रस्तुत की गई। ये WACD के प्रधान हैं गैरो हर्लेंस। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अपन और क्या देखते हैं, इससे रिलेटेड अपन देखते हैं SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखते हैं अपन SDG 2015 से 2030 इनका समय है, ये 2030 में कंप्लीट होने चाहिए। और ये क्या है, SDG UN के द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें 17 गोल हैं और 169 इसके उद्देश्य हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। 17 गोल हैं और 169 उद्देश्य हैं और ये लीगली बाध्य नहीं है, लीगल रूप से बाध्य नहीं है, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ये तो कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। तो ये अपन ने सस्टेनेबल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अपने बन सकता है उसकी बात कर ली अपन ने। अब अपने वर्क पे आते हैं। सस्टेनेबल सिटी क्या होती है? सस्टेनेबल सिटी वर्ड जो है, शब्द है, वो किसने प्रस्तावित किया वो देखते हैं। S.E. शुमुलेन ने शब्द दिया है स्थायी, संधारणीय या सतत विकसित शहर। अब इसमें इनकी बुक होगी, तो बुक का नाम है सस्टेनेबल सिटी एंड प्रॉब्लम। ये 2009 में आई है इनकी बुक, तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान रखनी है। इससे पहले मैं उसकी ट्रिक बताती हूँ आपको। स्थायी से भी पहले अपन ने पढ़ा है रजिस्टर का इको सिटी और जीरो सिटी। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि रजिस्टर में 0 नंबर आया, क्या रजिस्टर में 0 नंबर आया तो थप्पड़ पड़ा, 0 नंबर आने पे तो थप्पड़ ही पड़ेगा। तो इसकी इको है वो काफ़ी दूर तक सुनाई दी। इको मतलब गूंज होता है ना, थप्पड़ की गूंज सुनाई देती है। तो रजिस्टर में जब 0 नंबर आया तो इसकी इको बहुत दूर तक सुनाई दी। तो इससे अपन रजिस्टर से इको सिटी याद रख लेंगे और जीरो सिटी याद रख लेंगे, जीरो कार्बन सिटी याद रख लेंगे, सॉरी। तो दोनों कंसेप्ट अपने याद रह जाएंगे। यहाँ अपना मेन वर्क याद रखना है कि क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अपन, वो सिर्फ अपने को एक बेसिक आइडिया हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं S.E. शुमुलेन की सस्टेनेबल सिटी। ये बुक अपने को ध्यान रखनी है, सस्टेनेबल सिटी। और इसमें इसकी डेफिनेशन है कि स्थायी शहर या सतत विकसित शहर, इसको इको सिटी भी बोला जा सकता है। जब आप इन सब चीज़ों को सर्च करोगे तो आपको सब मिक्स सा मिलेगा, जैसे इको सिटी भी मिल जाएगी, ग्रीन सिटी भी मिल जाएगी। और एग्जांपल देखो जब तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ मैंने 1-2 एग्जांपल के थ्रू भी आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। देखते हैं अपन। स्थायी शहरी स्थिरता, इको सिटी एक ऐसा शहर है जिसे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव है, उनकी समानता है, स्थिरता है। और इस जो सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव है, इसको ट्रिपल बॉटम लाइन से बोलते हैं। तो अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेट में कि ट्रिपल बॉटम लाइन किससे संबंधित है, तो सस्टेनेबल सिटी से या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट संधारणीय विकास, सतत विकास से संबंधित है। और ट्रिपल बॉटम लाइन जो शब्द है वो दिया है जॉन एक्लिंगटन ने। ये भी ध्यान रखना है अपने को, जॉन एक्लिंगटन द्वारा प्रस्तावित है ये। इसको फिर देख लेंगे अपन। ट्रिपल बॉटम लाइन किससे संबंधित है, अभी तो आपको यही पता होना चाहिए। ट्रिपल में क्या आ जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, सोशल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल। सोशल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल, ये तीनों आ जाएंगे ट्रिपल बॉटम लाइन में। अब देखिए सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल या सतत का विकास का मतलब होता है कि हम अपने संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें कि उनको भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा सके। इस प्रकार से नहीं कि अपन उनको दोहन करें, अति दोहन करें और वो भावी पीढ़ी के लिए बिल्कुल ही नहीं रह पाए। तो एक नीति के साथ अपने संसाधनों का उपयोग करना इसमें सतत विकास में शामिल है। सतत विकास जो अपन ने अभी देखा SDG निर्धारित किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो उसमें SDG 11 जो है वो किससे संबंधित है, सस्टेनेबल सिटी, सुरक्षित लचीले शहर से संबंधित है। रेजिलेंट सिटी अपन पढ़ेंगे, लचीले शहर क्या होते हैं। सुरक्षित लचीले शहर टिकाऊ विकास के साथ शहरों के विकास से संबंधित है, टिकाऊ शहर। और जो मानव है, मानव बस्तियों का विकास, तो ये सस्टेनेबल सिटी की अवधारणा है, मानव बस्तियों का विकास। ये SDG 11 है, ये किससे संबंधित है, सस्टेनेबल सिटी से संबंधित है, ये अपने को पता होना चाहिए। SDG है 17 है, आप ध्यान रख सकते हो, गरीबी हटाओ, भुखमरी, ऊर्जा से संबंधित है, जल से भी संरक्षित है, सैनिटाइजेशन से संबंधित है। इस प्रकार से काफ़ी है। अपन इसको फिर देखेंगे जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब अपन इसको देखेंगे। 17 SDG गोल जो है वो कौन कौन से हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित। अब सस्टेनेबल सिटी से संबंधित और किन जो विद्वान हैं उन्होंने काम किया है, तो उसमें प्रमुख है पॉल F. डाउटन। इन्होंने इकोपोलिस नामक एक कंपनी स्थापित करी है, इकोपोलिस प्राइवेट लिमिटेड इनकी कंपनी है। और है टिमोथी बिटल, स्टीफन लेहमन की अपन बुक पे देखेंगे। तो अपने को पता होना चाहिए कि पॉल F. डाउटन, टिमोथी बिटल और स्टीफन लेहमन का भी सस्टेनेबल सिटी या ग्रीन सिटी, इको सिटी, इन पर वर्क है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट हैं या थिंकर हैं उनका नाम अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल देखते हैं इको सिटी के, सस्टेनेबल सिटी के। सस्टेनेबल सिटी में है स्टॉकहोम, सिंगापुर, कोपेनहेगन, मोंटेविडियो, वैंकूवर, वियना। तो इनकी लोकेशन आपको पता होगी। स्वीडन, सिंगापुर एक पोर्ट सिटी है, एंट्रेपो पोर्ट का उदाहरण है। और कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, डेनमार्क की। मोंटेविडियो है, ये उरुग्वे की है, उरुग्वे। वैंकूवर कनाडा का शहर है, कनाडा। और वियना
ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो ये सब लोकेशन फिर आप देख सकते हो एक बार मैप पे। ये मैंने बता दिया आपको। स्वीडन, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, मैंने मेन लिए हैं। सिंगापुर सस्टेनेबल का भी एग्जाम्पल है और ग्रीन सिटी का भी एग्जाम्पल है, इको सिटी का भी एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से ये जो विकसित देश हैं यूरोपियन कंट्रीज, इसमें काफ़ी सारे सस्टेनेबल सिटी मिलेंगे अपने को। नेक्स्ट देखते हैं अपन सस्टेनेबल सिटी। अपन ने देख लिया SDG 11 है वो इससे संबंधित है, तो SDG 11 वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं अपन सस्टेनेबल सिटी के बाद अपन ने देखते हैं केल्विन लिंच का कंसेप्ट देखते हैं अपन। केल्विन लिंच 1918 से 1984 इनका समय है, अमेरिकन अर्बन प्लानर है और इन्होंने मानसिक मानचित्र को भूगोल में विकसित किया। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अपने हर बार आ जाता है। मेंटल मैप जो है कंसेप्ट, मेंटल मैप का कंसेप्ट केल्विन लिंच के द्वारा दिया गया है। इनकी बुक है द इमेज ऑफ सिटी 1960, व्हाट टाइम इज दिस पैलेस 1972, ये दो इनकी बुक है। और मेंटल मैप की अवधारणा है वो किसने विकसित करी, तो इसमें है गोल्डन वे वाइट, रोडने वाइट का कंसेप्ट आता है। और इसको भूगोल में किसने विकसित किया, तो वो है केल्विन लिंच। तो अपने को ये भी ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले गोल्डन वाइट ने यूज़ करी ये टर्म, इसकी अवधारणा को का जो कंसेप्ट दिया, और फिर इसको भूगोल में विकसित केल्विन लिंच ने किया। मेंटल मैप से भी आगे का कंसेप्ट है वो है कोग्निटिव मैप या संज्ञानात्मक मानचित्र। संज्ञानात्मक मानचित्र है वो एडवर्ड टॉलमन का है, 1948 में दिया इन्होंने। संज्ञानात्मक मानचित्र एडवर्ड टॉलमन का है, तो ये भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपने को पता होने ही चाहिए ये कंसेप्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन केनिथ किंग व केलोंग बांग की वर्टिकल सिटी कंसेप्ट देखते हैं। इनका मेजर वर्क वर्टिकल सिटी ऊर्ध्वाधर शहर पे है, और वर्टिकल सिटी ए सॉल्यूशन ऑफ द सस्टेनेबल लिविंग, ये इनकी बुक है ए सॉल्यूशन ऑफ टू सस्टेनेबल लिविंग। इनका बुक का पूरा नाम भी आ सकता है और वर्टिकल सिटी भी आ सकता है। और ये इस कंसेप्ट में क्या है कि एक शहर है जिसका जो हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है या क्षेत्रफल है वो कम है, तो ये शहर क्या है, ऊर्ध्वाधर रूप से ज़्यादा विकास होते हैं। ऊर्ध्वाधर विकसित शहर कम क्षेत्रफल पर जनसंख्या अतिवृद्धि और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें गगनचुंबी स्काई स्क्रैपर इमारतें जनसंख्या को आवास और काम के लिए स्थान उपलब्ध कराती हैं। तो कम क्षेत्रफल है तो उसका ऊर्ध्वाधर विकास होगा शहर का। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल सिटी भी पूछा जा सकता है। हॉरिजॉन्टल सिटी में क्या होगा कि एक शहर में बहुत सारा क्षेत्रफल है, तो ये ऊर्ध्वाधर विकास न होकर काफ़ी जैसे हॉरिजॉन्टल रूप में या क्षैतिज रूप में विकसित होते हैं ये शहर, तो उनको हॉरिजॉन्टल बोल देंगे। स्काई स्क्रैपर सिटी ऐसे भी आ सकता है कि वर्ल्ड स्काई स्क्रैपर सिटी है वो किसको कहते हैं, तो ये न्यूयॉर्क को कहते हैं। स्काई स्क्रैपर सिटी न्यूयॉर्क को कहते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें हैं, इसलिए इसको कहते हैं, ये न्यूयॉर्क सिटी को कहते हैं। और भारत में कौन सा सिटी है जिसको अपन स्काई स्क्रैपर कह सकते हैं या गगनचुंबी इमारतें, तो इसमें मुंबई हो जाएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मुंबई और वर्टिकल सिटी है, विश्व में मोस्ट फेमस वर्टिकल सिटी है, उसका एग्जाम्पल है हांगकांग। हांगकांग में पॉपुलेशन जो ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है यहाँ की, और जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है वो कम है, तो इसलिए इसको ऊर्ध्वाधर रूप से विकसित किया गया है। इसमें देखते हैं अपन, इसकी मैंने एक इमेज भी है। केनिथ किंग व केलोंग बांग का कंसेप्ट है ये वर्टिकल सिटी की इमेज दिखाई गई है। इसमें गगनचुंबी इमारतें दिख रही है आपको, सारी ऊंची ऊंची इमारतें दिख रही हैं, तो ये वर्टिकल सिटी का एग्जाम्पल है। वर्टिकल सिटी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हो सकता है आपने पहली बार ही सुना हो। ये भी एक इमेज दिखाई गई है, एक काफ़ी लॉन्ग जो बहुमंजिला इमारत है ये। तो इस प्रकार की जो इमारतें हैं वो वर्टिकल सिटी में आम है। काफ़ी सारी गगनचुंबी इमारतें हैं वो अपने को देखने को मिलती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अपन रेजिलेंट सिटी। रेजिलेंट सिटी क्या होती है, लचीला शहर। लचीला शहर की संकल्पना भी इसी के साथ अपन पढ़ते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो अपने को पता होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है और डायरेक्ट नाम से या टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन बन सकता है। रेजिलेंट सिटी में क्या होता है कि वे शहर जो भविष्य के खतरे, जैसे आर्थिक खतरा हो सकता है, वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए या फिर इकोलॉजिकल क्राइसिस आ जाए, बांध वगैरह टूट जाए या फिर बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, कोई भी पर्यावरणीय हानि है वो हो सकती है। सामाजिक और संस्थागत हो जाए, जैसे कि समाज में अलगाव की समस्या हो जाए, नस्लीय भेदभाव शुरू हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो जो लचीले शहर हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार के भविष्य में जो खतरे आने वाले हैं उनको ठीक करने, तैयार करने और अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। तो लचीले का मतलब क्या हुआ कि वो किसी भी प्रकार के खतरे के हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर सकता है, रीमोडिफाई कर सकता है। तो इसको अपन रेजिलेंट सिटी को, रेजिलेंट ही नाम लिखा आएगा तो आप लचीला शहर मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो रेजिलेंट सिटी कंसेप्ट है। ये आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि भविष्य के खतरे के लिए जो तैयार सिटी हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, रेजिलेंट सिटी बोलेंगे। और इसमें ये लिखा हुआ भी है साफ साफ कि लचीला शहर कॉरपोरेट लोग,
मीडिया जैसी सभी सुविधाएं रखता है तथा सतत विकास, कल्याण और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। तो ये सतत विकास, कल्याण, समावेशी विकास, ये सभी में कॉमन टर्मिनोलॉजी हैं, सब में आएंगी। और इसके आवश्यक तत्व क्या है रेजिलिएंट सिटी के, कि इसमें भवन और भूमि के उपयोग के लिए अपने पास क्या होनी चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, उसी के हिसाब से इनका जो प्लान है वो तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ के लोग हैं वो जागरूक होने चाहिए, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए और शहर के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत होना चाहिए, तभी जो रेजिलिएंट सिटी है या लचीला शहर है उसकी संकल्पना का विकास संभव है। तो लचीला शहर भी देख लिया अपन ने, वर्टिकल सिटी देख ली, गोल्डन और वाइट का मेंटल मैप भी देख लिया। रेजिलिएंट सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट तत्व दिखाए गए हैं यहाँ पर। इकोनॉमी, सोसाइटी, गवर्नेंस एंड इन्वायरमेंट, ये तत्व हैं। तो इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नंबर ऑफ स्टार्टअप, बिजनेस फेलियर, एज एंड जेंडर एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग पॉपुलेशन, ये सब आ जाएगा। पर अपने को क्या रखना है याद, कि लचीला शहर है वो भविष्य के खतरों के लिए खुद को तैयार रखता है, भविष्य के खतरों के लिए, किसी भी प्रकार का खतरा हो, जैसे इकोनॉमिक हो सकता है, इकोलॉजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल हो सकता है, तो खतरों के लिए खुद को तैयार रखता है और जो अपनी नीतियां हैं उनमें बदलाव कर सकता है उसके हिसाब से। तो ये अपने को रेजिलिएंट सिटी है उसमें ध्यान रखनी है बात। तो अपन ने ऑलमोस्ट सारी जो सिटीज़ हैं वो देख ली हैं। इसके बाद भी अपने कुछ जो थिंकर्स हैं वो रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो भी अपन थिंकर्स पढ़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट जो पॉल साइंस है वहाँ से लिए गए हैं, तो काफ़ी सारे थिंकर्स हैं इनमें। तो डायरेक्ट थिंकर से क्वेश्चन आता है, इसलिए अपन थिंकर्स पे ही 4-5 लेक्चर्स हैं वो अपने आए हैं। तो थिंकर्स को अच्छे से कवर कीजिए।